हाय फ्रेंड, शुभ प्रभात शालिनी की तरफ से। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की ये क्लास जो है आपका जो पहला पेपर है उसकी क्लास है। आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या हम आज पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार नए आए हैं उनका बहुत स्वागत है शालिनी डायरेक्ट क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप्स में अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको शेयर करिए जो भी डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। आप सभी से जो ये चैप्टर मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाता आई थी, सिलेबस बताया था, सब कुछ अच्छे से शेयर किया था। हर एक टॉपिक आपको सिलेबस के वाइज मिलेगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है। एक दो जो मिस भी हुआ है वो कोशिश करूँगी कि मैं देख लेती हूँ कहाँ पे है और मैं भेज दूँगी। नहीं अगर मिलता है तो आप लोग थोड़ा वीडियो को रोक के वो नोट्स कर लीजिए। इसके बाद जितने भी और भी सब जितने भी हैं सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। और एक बात कहना चाहूँगी कि मैं थोड़ा नोट्स को ना बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड में नहीं बनाऊँगी, वही चीज़ें ले आऊँगी जिनको आप आसानी से पढ़ सकें, याद कर सकें, समझ सकें, ठीक है। और समझ के चलेंगे तो आपको ये टेट सुपर टेट में काम आएगा। याद वाली जो विद्या होती है ना वो फिर ज़्यादा दिन की तरह रहती नहीं है, इसीलिए चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आप शालिनी डायरेक्ट क्लासेस बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास क्या है। ये देखिए टेंटना आपके सामने। देखिए मैंने आपको जितनी चीज़ें शेयर की थी सारी चीज़ें मैं आपको सिलेबस के वाइज बताई थी, टॉपिक वाइज बताई थी। पहला चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीटली बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आज बारी है दूसरे चैप्टर की। स्टार्ट करेंगे हम दूसरा चैप्टर जून के महीने में। दूसरा ही चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट करें क्योंकि चैप्टर है बड़ा, टॉपिक इसमें ज़्यादा दिए हुए हैं और ध्यान से करते हुए चलना है क्योंकि इसके क्वेश्चन सुपर टेट में, इस सब्जेक्ट का सुपर टेट में बहुत आता है, ठीक है। बात को मेरी समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, ये आपका दूसरे चैप्टर का नाम है। क्या है? बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। चले आगे, चलिए देखते हैं क्या है। ये है आज का पहला टॉपिक। आपके सेकेंड चैप्टर का पहला टॉपिक है आपके सामने वैदिक युग में शिक्षा, एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। बहुत बढ़िया टॉपिक है। ध्यान से समझिएगा कि उस टाइम पीरियड पर कौन से वैदिक में कैसे शिक्षा थी, क्या सिस्टम था, आज क्या है, ये चीज़ को हम ध्यान से देखते हुए चलेंगे। काफ़ी बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। आपने इससे पहले उम्मीद है कि नहीं पढ़ा होगा। जो लोग ग्रेजुएशन में एजुकेशन लेते हैं उनको छोड़ के बहुत रेयर केस में किसी ने पढ़ा होगा, वरना ये टॉपिक्स आपके लिए नए होंगे, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे, चलिए यहाँ पे पहला है प्रस्तावना। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो आपको समझ में भी आएगा और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। क्या है यह देखते हैं। वैदिक काल का समय आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न OVJ लिख दिया करिए, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये इनकी जो टाइम पीरियड है 2500 से लेके 500 ये पूछ लेगा। वैदिक काल का समय 2500 से लेके 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, तो टाइम पीरियड इनका फिक्स हो गया वैदिक पीरियड्स का, ठीक है। एक चीज़, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य जो मेन विषय था वो था वेद। क्या था? वेद। वेद जान रहे हैं ना, 4 वेद है। वेद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो विद धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। पहला क्वेश्चन डेट का आएगा। दूसरा क्वेश्चन, वैदिक काल में क्या मेन था, क्या प्रमुख था, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस था, ध्यान केंद्रित था, तो वो है वेद। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है। तीसरा देखिए, किस धातु से बना हुआ है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, तो तीसरा क्वेश्चन मिल गया विद धातु से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या मिल गया? विद धातु से। और इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। तो आपको 3 क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन के इस छोटे से मिनी टॉपिक में मिल गए। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। बहुत बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताई। अब बात आती है अर्थ की। वैदिक युगीन शिक्षा के अर्थ क्या हैं? उस टाइम पीरियड में जो शिक्षा थी, जो एजुकेशन था, उसका मीनिंग क्या था? तो आप यहाँ पे बताएंगे वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य, उस समय जो वैदिक लिटरेचर था, उस समय जो एजुकेशन थी, उससे मतलब था विद्या। शिक्षा यानी कि विद्या, यानी कि ज्ञान, यानी कि बोध, यानी कि विनय से होता है। वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था। अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान विद्या की प्राप्ति करना एवं शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूत एवं आत्मबोध करना था।
क्या था, वेदों के अनुसार, वेदों के अकॉर्डिंग जो बातें वेद में लिखी हुई थी उसका मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या को प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति और आत्मबोध करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये विद्या का मतलब था वेदों के अनुसार, जो बातें विद्या और शिक्षा के लिए वेद में लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है प्राचीन भारतीयों ने भी शिक्षा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया था। प्राचीन जो भारतीय थे उन्होंने भी शिक्षा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया था। वो अर्थ क्या है यह देखते हैं। ठीक है, चलिए। सीमित संदर्भ में एक प्रयोग किया गया था। सीमित का मतलब यहाँ पे है सीमित या संकुचित अर्थ में। आप कह सकते हैं सीमित या संकुचित अर्थ में, शॉर्ट टाइम में। शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है, शिक्षा से मतलब उस शिक्षा से था उस समय जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व शिष्य रूप में अपने गुरु से प्राप्त होती थी। जब बच्चा सीखने के लिए गुरु के पास जाता था तो वही चीज़ थी सीमित संदर्भ में शिक्षा का मतलब। अभी वो गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रवेश किया है, गृहस्थ में नहीं प्रवेश किया, अभी वो गुरुकुल में ही शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे सीमित संदर्भ में कही गई थी कि सीमित या संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले की शिक्षा मिलती है। ये था सीमित संदर्भ में जो प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा के मद में अपनी बात को साझा किया है। ठीक है, एक बात। दूसरा, व्यापक यानी कि बड़ा, सीमित यानी कि छोटा, संकुचित लिमिटेड। ठीक है, व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य उन्नत बनाना था। बहुत अच्छी बात कही गई कि पर्सन को क्या करना था, सभ्य बनाना था, उन्नत बनाना था। अतः इस दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया थी। अगर इस फोकस से देखते हैं, इस चीज़ को हम मोटिवेट करके चलते हैं या ये पॉइंट रखते हैं, तो विजुलाइजेशन देखते हैं, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस चलने वाली एक प्रोसेस थी जो व्यापक संदर्भ अर्थ में प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा के मद के लिए बात रखी थी। तो दो मत मैंने आपको बता दिए। ठीक है, एक मत मैंने आपसे यहाँ पे सीमित बताया और एक मत मैंने आपसे व्यापक बताया। चलिए आगे, अब कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। R.K. मुखर्जी ने क्या कहा है ये देखते हैं। प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूप में धर्म से प्रभावित दिखता था। इन्होंने कहा है कि जो प्राचीनतम वैदिक काल का समय था, जो शुरुआत से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूप से उसमें धर्म की जो बातें थी, वो वेद में धर्म, पुराण, ज्ञान, यही सारी चीज़ें हैं ना, तो ये पूर्ण रूप से एकदम भरपूर था। ठीक है, उसमें प्रभावित होते थे धर्म, मतलब हर चीज़ में धर्म, हर बात में, मतलब कुछ भी हो तो वो धर्म से ही रिलेटेड था, ऐसी शिक्षा थी। ठीक है, तो ये बात किसने कही है? R.K. मुखर्जी ने कही है। चले आगे देखिए। दूसरा, वैदिक युग में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को जीवन का प्रमुख आधार माना जाता था और जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति थी। वैदिक टाइम पीरियड पे क्या था कि आप जो ये तप कर रहे हो और आप जो ये व्रत रख रहे हो, आप जो ये उपवास कर रहे हो, जो आप ये कष्ट सह रहे हो, श्रम कर रहे हो, इन सब का उस समय सिर्फ एक ही था कि मोक्ष मिलना, मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, तो वहाँ पे ये बात कही जा रही है कि वैदिक युग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन का सबसे एकदम महत्वपूर्ण माना जाता था कि अगर लाइफ में कुछ भी जीवन में है तो वो मोक्ष प्राप्त करना। आप ऐसे काम करो कि जिसको आपको आसानी से, सही तरीके से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। वैदिक काल में जीवन के दो प्रकार की विद्या में बांटा था। वैदिक पीरियड जब चल रहा था तो जीवन जीवनी की भी दो विद्या बटी हुई थी। एक थी परा विद्या और एक थी अपरा विद्या। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में ये आएगा कि परा से क्या मतलब है और अपरा से क्या मतलब है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी परा क्या है और अपरा क्या है। यहीं पे आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिन्हें पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मैं सब कुछ बताऊंगी फुल डिटेल में, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। और अच्छा लगता है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, नोट्स को प्रिपेयर करवा रही हूँ, मैंने टीम सेलेक्ट की हुई है, कुछ चीज़ों को पॉइंट करके आपको दें ताकि आपका जितना भी डेवलपमेंट हो स्पेसिफिक हो और आपको टाइम जो है वो ध्यान में रखते हुए चीज़ें मिल जाएं अच्छे से। यही मेरा मोटिव है, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक नई डिफिनेशन कही गई है। विद्या के अभाव में व्यक्ति पशु के समान है। अगर किसी विद्या एक ऐसा गुण है, अगर किसी बंदे के पास, किसी पर्सन के पास नहीं है तो वो एक पशु के समान है। पशु में बुद्धि का अभाव होता है तथा बुद्धि या विवेक के अभाव में व्यक्ति भी पशु बन जाता है।
अगर किसी व्यक्ति के पास विद्या बुद्धि नहीं है तो उसकी संज्ञा उसको सिर्फ पशु के समान ही रखा जाएगा, माना जाएगा, और कोई उपाधि उसको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो विद्या बहुत ज़रूरी थी उस समय भी। ठीक है, आगे चलें, देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे जो वैदिक, आपको इस चैप्टर में वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल भी मिलेगा। सिर्फ यही इतना पढ़ना है कि शिक्षा उस समय क्या थी, शिक्षा का महत्व क्या था, शिक्षा की क्या वैल्यू तब के टाइम पर थी, आपको इस टॉपिक में यही पढ़ना है। गुरु का शिष्य का संबंध क्या था, कब वो जाता था, कब वो पढ़ता था, कैसे करता था, खाने वगैरह की क्या व्यवस्था थी, ऐसे तमाम चीज़ें आपको ऐसे टॉपिक यहाँ पे, एक दो टॉपिक जो मेन इंपॉर्टेंट है जिससे बहुत मेजर क्वेश्चन अराइज होता है वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम पहले जो चीज़ें हैं वो देखते, क्योंकि आपको टॉपिक पूछ लेगा कि कैसे शिक्षा थी या वैदिक काल में शिक्षा का क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं, अपना अभिप्राय दीजिए, टिप्पणी करिए, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं नया टॉपिक, वैदिक शिक्षा में या वैदिक काल में शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, या जानते हैं। ध्यान से देखेंगे, बातों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। पहली बात यहाँ पे आती है शिक्षा प्रणाली, यानी कि एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन का अरेंजमेंट क्या था, आप कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या था। मैं इंग्लिश में कुछ चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको दिक्कत ना हो। यही मेरा मोटिव है कि हिंदी वाले को भी लेके चलूँ और इंग्लिश वाले को भी लेके चलूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अब शिक्षा प्रणाली से यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहली विशेषता के रूप में वैदिक काल में जो शिक्षा की विशेषता में पहला प्रणाली है शिक्षा प्रणाली। वैदिक काल में छात्र जो बच्चे थे इनको सामनेर भी कहा जाता था। माता पिता का घर छोड़कर गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जब बच्चे वैदिक पीरियड चल रहा था तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाते थे, अपना घर छोड़ के, माता पिता का साथ छोड़ के। ठीक है, दूसरा, गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते। जो गुरु होते थे वो मौखिक यानी कि मुंह से ही बोलकर शिक्षा प्रदान करते थे, कोई ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, कोई स्मार्ट बोर्ड, कोई ऐसा कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। और छात्र सुनने के बाद मनन और चिंतन किया करते। बच्चे उस समय सुनते थे, जो छात्र थे वो गुरु की बात को ध्यान से, एक एक बिंदु को, एक एक चीज़ को सुनते थे, बाद में उसको मनन करते थे, उस पर चिंतन किया करते थे। समझ में आई बात? एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या चीज़ें उस समय थी। ऐसे ही आपको भी लिखना है सिंपल तरीके से। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप अच्छे से रिलेट करके सोच के पढ़ेंगे कि तब कैसा था, अब कैसे है, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। एक बात मैं कहना चाहूँगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाती हूँ या मैं भी जो भी चीज़ आपको बता, अगर आपने मेरी क्लास को सही तरीके से सुनकर अच्छे से आप लिखिए या निकलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लिखना बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, बहुत लोग नहीं। वैसे रिवाइज करने के लिए तो अच्छी बात है कि लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से सुने हैं, एग्जाम्पल्स को आपने मेरी बातों को सुना है, तो आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करेंगे, इतना मैं फोकस के साथ कह सकती हूँ, गारंटी ले सकती हूँ। लेकिन आपको मेरी क्लास को अटेंड करना होगा, ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना होगा। इसीलिए मैं अभी से क्लास कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोग भी इतना पंचुअल नहीं है, मैं देख रही हूँ। बट ये है कि मैं कर रही हूँ ताकि जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो शुरू से पढ़ें, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और टाइम पे सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। जो गलतियाँ फर्स्ट सेमेस्टर में हुई है, जो चीज़ नहीं हो पाई, वो सेकेंड में मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। यही मेरा मोटिव है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से हर एक पॉइंट को समझाऊँ। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या बात कही जा रही है। यहाँ पे है, उस समय मौखिक पद्धति का प्रचलन था। ठीक है, कभी कभी वाद विवाद होता था। वाद विवाद ये तभी चलता था, डिबेट देखिए तब का चलता था, वाद विवाद कहा, आज डिबेट कहा जा रहा है। वाद विवाद का जो प्रोसेस है वो तब से चला आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 2500 से 500, ये सब सोचिए, ये चीज़ तब से आज भी हो रही है, हर जगह करवाई जा रही है। कथा प्रणाली का प्रयोग, कथा होती है ना कि एक कथावाचक होता है, फिर लोग कथा सुनते हैं। गृहकार्य देना आदि का प्रयोग भी किया, गृहकार्य वगैरह तब से भी दिया जाता था, मौखिक ही गृहकार्य दिया जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। चले आगे, चलिए एक तो यहाँ पे शिक्षा प्रणाली मैंने आपसे शेयर कर दी। दूसरा है विद्यालय भवन। जो विद्यालय भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे आज खूब हाई फाई बिल्डिंग्स रहती हैं, जितनी बिल्डिंग रहती है उतनी उनकी फीस रहती है। यही देखने प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई जो होती है वो होती ही है। ठीक है, सब जगह अलग, हर राज्य में, हर ज़िले में, मतलब जितना भी है सब जगह अलग अलग है। जितनी अच्छी बिल्डिंग होगी उतनी ज़्यादा उनकी महंगी फीस होगी। ठीक है, ये बात देखने को मिली। लेकिन उस समय कैसा था ये जानते हैं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
शिक्षा प्रदान करने का कार्य गुरुकुल या ऋषि आश्रम में किया जाता था। उस समय जो शिक्षा दी जाती थी या तो गुरुकुल होता था या तो आश्रम होता था, वहीं पर शिक्षा दी जाती थी। कोई बिल्डिंग, कोई वैसा समथिंग कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, एक लाइन में आप विशेषता के रूप में ये बात लिख देंगे। चलिए, फिर है गुरुकुल प्रणाली। अब देखते हैं गुरुकुल प्रणाली क्या थी। तीसरी विशेषता, प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक विशेषता गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल प्रणाली किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान पर, साधारणतः किसी ग्राम में या कोई गांव था या नगर के निकट होती थी। जैसे नगर है तो बस्तियां बस्ती थी, वहां उन्हीं के आसपास होते थे, ताकि छात्रों को दैनिक ज़रूरत की पूर्ति, जो दिनचर्या है या डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उनकी जो पूर्ति है वो पूर्ति वहाँ से कर सकें, तथा भिक्षाटन की सुविधा रहे। मतलब भीख मांगना हो, क्योंकि गुरुकुल में जब होता था तो भिक्षा मांगने जाता था, भीख मांगने जाता, भीख मांग के वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। ये चीज़ हुआ करती थी। ठीक है, अपने गुरु के पास उसके कुल के सदस्य के रूप में रहकर ज्ञान अर्जन करते थे और वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय क्या होता था, जो छात्र थे वो, इनका छात्र का जो गुरुकुल था या ऋषि का आश्रम था, कुटी थी, जो भी कुछ था, वो सब नगर के निगम पास में, निकट में या ग्राम के पास में होती थी, ताकि अगर भिक्षा की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे वो जाके भिक्षा मांग सके। वरना इनके गुरुकुल में इतना मतलब व्यवस्था होती थी कि इनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन ये भिक्षा वाली सुविधा भी थी, बच्चे करते थे। और वहाँ पे रहकर जो वास्तविक जीवन है, जो धर्म है, प्रकृति है, मोक्ष है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते थे और इन्हीं सब चीज़ों से इर्द गिर्द वो घिरे रहते थे। यही सारी शिक्षा उन लोगों को वहाँ पर दी जाती थी। तो आपको गुरुकुल प्रणाली समझ में आई क्या है? वे गुरु के उच्च विचारों और आदर्शों का अनुकरण करके अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते। गुरु जो जो बात कहते थे, उनके जितने विचार थे, उनकी जितना सब कुछ गुरु का था, उनका अनुकरण करते थे और अपने श्रेष्ठ जीवन का, एक उच्च जीवन का निर्माण करते थे। यही इनका उद्देश्य था। गुरुकुल प्रणाली क्लियर हो गई। 3 विशेषता मैंने आपको अच्छे से समझा के बता दी कि क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। चलिए आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम सिलेबस क्या था? पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र, सोचिए राजनीति शास्त्र को भी मुंह से ही बता दिया जाता था। समाज शास्त्र, ये भी मौखिक ही था। दर्शन शास्त्र, ये भी मौखिक था। व्याकरण मौखिक था। ज्योतिष, तर्क विज्ञान को शामिल किया जाता था। आप ये बात इमेजिन कर सकते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 500 तब ये राजनीति शास्त्र, क्या राजनीति हुआ करती थी। समाज शास्त्र, समाज तो मान लीजिए था, ठीक है। दर्शन शास्त्र भी था, लेकिन राजनीति शास्त्र भी चीज़ें देखी थी क्या। व्याकरण का तभी बात थी, ज्योतिष की बात थी, तर्क विज्ञान की सारी चीज़ें तब से ही चली आ रही हैं। बस क्या हो रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, हल्की हल्की मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण लाया जा रहा है और चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। लेकिन है सब कुछ वही। नृत्य, कला, संगीत, अभिनय आदि को भी स्थान दिया गया था। और स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ की जो शिक्षा थी, उसके पाठ्यक्रम में भी विशेष ध्यान दिया जाता था, उसका भी स्थान था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये बात थी पाठ्यक्रम की। आगे चलते हैं। परीक्षाएं क्या थी, एग्ज़ाम कैसे होते थे? देखिए, जब मौखिक ही सब कुछ था तो मौखिक परीक्षाएं होती थी। परीक्षाएं मौखिक रूप से प्रतिदिन होती थी। एक बात बच्ची बताएगी, प्रतिदिन होती थी। जो पढ़े थे वो कल टेस्ट होगा, आज जो पढ़ा है कल टेस्ट होगा। यही अगर मैं भी करूँ ना तो आप सब पढ़ना ही छोड़ दोगे। क्यों? दूसरे पाठ पढ़ाने से पहले पढ़ाए गए पाठ की मौखिक परीक्षा, पहला आज जो पाठ पढ़ाया गया है कल वो सुना जाएगा, उसके बाद ही आगे पढ़ा जाएगा, यही नियम था। अगर आज भी सिस्टम हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो परीक्षा का सिस्टम तब में और अब में चेंज हो गया। अब ये 6 महीने पे हो जाता है, हर संडे को या महीने में एक बार हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। फिर है निःशुल्क शिक्षा। फ्री शिक्षा तब से चली आ रही थी, फ्री शिक्षा तब से चली आ रही है। वैदिक काल में गुरुकुल में से किसी प्रकार का कोई शुल्क, कोई भी रुपया पैसा शुल्क नहीं लिया जाता था। शिष्य के आवास, भोजन और वस्त्रादि व्यवस्था निःशुल्क थी। वहाँ का रहना, शिष्य का भोजन, उसको जो कपड़े, सब कुछ फ्री थे, किसी का कोई पैसा नहीं लिया जाता था गुरुकुल में। इन पर हुए व्यय, जो इन पर खर्च होता था, उसकी पूर्ति समाज के जो संपन्न वर्ग थे वो दान दे दिया करते थे, ठीक है। जो गुरु दक्षिणा मिलती थी उनसे सब काम हो जाता था। आज भी संसार में ऐसे देश में कुछ ऐसे निश्चित स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है। देखिए, ये जो बच्चे आते थे, जो खाते थे, पीते थे, पहनते थे, रहते थे, जो शिक्षा गुरुकुल को दान मिलता था, बहुत समाज वर्ग, राजा, बड़े बड़े लोग थे, वो दान जब करते थे तो उन्हीं दान के पैसों से ये सारा काम हुआ। कोई फीस नहीं ली जाती थी बच्चों से, ठीक है। सब कुछ फ्री था, ठीक है, निःशुल्क था, ये सिस्टम था। चलिए आगे चलते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन में क्या था उस समय? गुरुकुल में छात्र पिता पुत्र की तरह रहते थे। बहुत अच्छी बात कही गई, आज ज़िंदगी में लोग नहीं रह रहे हैं।
यहाँ पे इस बात की गुरुकुल में उस समय जो गुरु थे वो पिता थे, जो छात्र थे वो पुत्र। इनका संबंध जो था वो पिता पुत्र का संबंध था। आपसे प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए छात्र आत्म अनुशासन, इसीलिए पिता पुत्र का संबंध होने के कारण वो सेल्फ डिसिप्लिन से, आत्म अनुशासित थे, खुद ही से बच्चे डिसिप्लिन में थे। मतलब नहीं करना है, आदर्श अनुकरण करना है अपने गुरु का। सारे बच्चे ऐसे छात्र हुआ करते थे। दंड केवल छात्रों को प्रायश्चित स्वरूप दिया जाता। अगर किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो उसको दंड जो दिया जाता था वो सबक सिखाने के लिए नहीं, वो अपना प्रायश्चित करता था कि मुझसे ये गलती हो कैसे गई। इसीलिए स्वानुशासन की जो प्रथा थी उस समय चल रही थी वैदिक काल में। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी और विनम्र, जो छात्र थे वो गुरु के प्रति आज्ञाकारी होते थे, उनकी हर बात को मानते थे, उनके आदेश का अनुपालन करते थे और विनम्र स्वभाव के थे अपने गुरु के प्रति, क्योंकि वो गुरु को पिता के समान दर्जा दिए थे। पिता पुत्र का संबंध था उनका। ठीक है, बात क्लियर है? चलें आगे। संबंध यहाँ पे है गुरु और शिष्य का। वैदिक काल में गुरु संबंध अत्यंत बहुत मधुर और बहुत मीठा था। गुरु शिष्य पिता पुत्र की तरह रहते थे, बाप बेटे की तरह। शिष्य अपने अध्ययन काल में पूर्ण रूप में गुरु के संरक्षण में, शिष्य का जब ये पढ़ाई का पूरा अध्ययन काल चल रहा था वो गुरु के संरक्षण में रहते थे। गुरु शिष्य का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरु जो थे वो शिष्य के आध्यात्मिक पिता माने जाते थे। गुरु शिष्य उसी प्रकार देख रेख करते थे जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की। गुरु का भी दायित्व था, ये नहीं कि सारा दायित्व सिर्फ बच्चे का ही था, छात्र का ही था कि आप जो है गुरु का ही सारा। गुरु भी इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी प्रकार का उनको कष्ट ना मिले, उनकी जो जो चीज़ें थी उनको दिया करते थे, पूरा ध्यान रखते थे। गुरु शिष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का प्रयास करते थे। गुरु ये चाहते थे कि बच्चे का पूरा अच्छे तरीके से सर्वांगीण विकास हो जाए और आवश्यकता होने पर गुरु अपने शिष्य में जो है चिकित्सा की कोई प्रॉब्लम होती थी या कोई ऐसी बात होती थी या हेल्थ खराब हो गया, स्वास्थ्य में कोई, तो वो भी वो उसका उपचार करवाया करते थे। उनकी बुरी जिम्मेदारी थी। ठीक है, सारे छात्र उनके नेतृत्व में रहा करते थे, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, गुरु अपने शिष्य में अच्छी आदत का निर्माण करता था, अच्छी अच्छी हैबिट को वो डेवलप करवाते थे। गुरु का प्रयास अपने शिष्य को शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास होता था कि उनको शारीरिक स्वस्थ रहे, मानसिक स्वस्थ रहे, आध्यात्मिक हर तरीके से पूरा सर्वांगीण विकास हो सके, यही गुरु चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे। नारी शिक्षा की भी बात एक विशेषता के रूप में आई, स्त्री शिक्षा। वैदिक काल में कन्याओं का उपनयन होता था। ठीक है, उपनयन एक संस्कार है, मैं आपको अच्छे से ब्रीफ बताऊंगी, अभी यहाँ पे आपको सिर्फ नाम देख लीजिए। किंतु बालकों के समान उनके लिए पृथक से गुरुकुल नहीं थे। जैसे लड़कों के लिए गुरुकुल थे, ऐसे कोई स्त्री के लिए अलग से गुरुकुल नहीं था। फिर भी वैदिक युग में स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण, वैदिक काल जब चल रहा था तो स्त्री शिक्षा की कोई मनाही नहीं थी। जैसे लड़के आते थे वैसे लड़कियां भी आती थी, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और बालकों के समान बालिकाएं भी ब्रह्मचर्य व्रत अगर पालन करना था, जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहते थे उनको कोई मनाही नहीं थी, वो काम कर सकते थे। और यज्ञ वगैरह में, यज्ञ कर्मकांड और पूजा पाठ जो कुछ सब कुछ भी होता था उसमें वो भाग लिया करते थे। उनको कोई मनाही नहीं थी कि आप स्त्री हो तो आप यहाँ नहीं आओगी, यहाँ ढेर सारे छात्र हैं तो आप नहीं, अगर लड़के हैं सब तो आप नहीं हो, ऐसा कुछ भी वैदिक काल के समय शिक्षा के प्रति स्त्रियों के लिए नहीं था। तो स्त्रियों की शिक्षा का एक वहाँ पे वैल्यू रखी गई थी, इज्जत थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे बात क्वेश्चन पूछ लेगा और वैसे मैं आपको जब बताऊंगी कुछ वैसे पीरियड्स में टाइम बताऊंगी उसमें नहीं है, मनाही भी है, इसीलिए बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, चले आगे। आज की ये क्लास यहीं तक। हमने आज की इस क्लास में क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे वैदिक काल को मैंने आपसे इंट्रोड्यूस किया कि वैदिक काल क्या है। ठीक है, चैप्टर 2 हम देख रहे थे। वैदिक काल मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड मैंने बताया, क्या अर्थ बताया, सीमित अर्थ बताया, कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई और फिर मैंने आज की इस क्लास में वैदिक काल में जो शिक्षा की विशेषता थी वो मैंने आपसे शेयर की पॉइंट में। आप ऐसे पूछेगा तो आप 3, 4, 5 जो भी पॉइंट आपसे पूछे आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल और मज़ेदार रही होगी। मैंने अच्छे तरीके से आपको पॉइंट करके सारी चीज़ों को क्लियर बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको लिखना है, सब कुछ मैंने अलग से हाईलाइट भी किया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में शाम को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।